Hello everyone, this is Brijesh and welcomes you in the Science Master Brijesh Oja. Today we are going to take another topic, that is the Newton's third law of motion. In this video only we are going to discuss about the Newton's third law, and one portion is remaining, that is the conservation of momentum. So that portion, the conservation of momentum, we will bring in the another video and discuss some numerical problem along with that. लेट्स स्टार्ट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए चल करके न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में, हम लोगों ने जाना कि वहाँ पे मोशन और रेस्ट की कंडीशन में बदलाव के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। सेकेंड लॉ में हमने जाना कि किसी बॉडी में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन किस बात पे डिपेंड करता है, हमारे फोर्स लगाने के अमाउंट पे और उस बॉडी के मास के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे न्यूटन के तीसरे नियम को जानने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी के बारे में आपसे बात करता हूँ मैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को हमने क्या है, अपने हाथों से इसको खींचा हुआ है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। अगर इस स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं, मान लीजिए रेस्ट की पोजीशन में था और इसको हमने खींचा है अपनी तरफ, अगर हमने इसको खींचा है एंड वी वांट टू होल्ड इट इन द पोजीशन ऑफ द रेस्ट, देन व्हाट विल वी हैव टू अप्लाई ऑन इट? डेफिनेटली द फोर्स वी हैव टू अप्लाई ऑन इट। इसको अगर हम लोग इसी तरीके से खींच करके ही रखना चाहते हैं तो क्या आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर में हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इसके ऊपर में हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हम इसको इसी पोजीशन में यानी पुल्ड पोजीशन में इसको रख सकें। अगर हमने ये फोर्स लगाना इसके ऊपर में छोड़ दिया, देन व्हाट विल हैपन? द स्प्रिंग गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जो स्प्रिंग है हमारा, वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। तो यानी स्प्रिंग के ऊपर में हमने कुछ फोर्स लगाया, देन वी हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। जैसा पहले सिचुएशन में स्प्रिंग था वैसा नहीं है, बल्कि उसको स्ट्रेच कर दिया हमने, और ये स्ट्रेचिंग कब हुई? जब इसके ऊपर में हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। व्हाट इट विल से? इट से एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट reaction. Equal and opposite reaction. Every action has a equal and opposite reaction. हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो हमारी क्रिया जो किया, हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी हैव, हमारा एक्शन क्या था, व्हाट इज आवर एक्शन? आवर एक्शन इज टू पुल द स्प्रिंग। और रिएक्शन क्या हुआ? स्प्रिंग चेंज इट पोजीशन। तो स्प्रिंग वांट टू गो बैक इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, but we are not being allowed. Why? Because we are applying the force on the spring to do not change its pulling position and avoid to go back the spring in their original position. So this is the action, this is our action, is to pull the spring, and the reaction is the spring change their position. Similarly, अगर हम लोग अपने घरों में बात करें, अगर आपके सामने जैसे ये बोर्ड है मेरे सामने, अगर मैं इस बोर्ड को ढकेलूं तो इस थ्योरी के थ्रू अगर हम जाने की कोशिश करें तो हम क्या कहेंगे कि अगर इसमें बोर्ड को ढकेल रहा हूं तो यानी ये बोर्ड भी मुझे ढकेल रहा है, यानी मेरा एक्शन हो रहा है कि आई पुश दिस बोर्ड, देन द बोर्ड आल्सो पुश मी। तो ये एक एक्शन और रिएक्शन हुआ ना। लेकिन ऐसा कब हमें महसूस होगा? जब हमारी बॉडी में कुछ मोशन हो, क्योंकि ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे वॉल है और उस वॉल की वजह से ये एक स्टेशनरी बना हुआ है, और हम इस पर कितना भी फोर्स लगा रहे हैं इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसका अगर हमें अपोजिट देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं? हम लोग एक स्केट शू ले लेंगे। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि एक वॉल है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इस वॉल के पास में एक आदमी खड़ा है और ये क्या कर रहा है, इसको अपने हाथों से इस फोर्स को लगा रहा है। अब ऐसा है कि अगर ये फोर्स अगर इसके ऊपर में लगा रहा है, इस वॉल के ऊपर में, तो इस आदमी को पीछे की तरफ हट जाना चाहिए ना, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई द फोर्स ओवर द वॉल, it is going to apply the force over the wall, and a wall in opposite apply the equal and opposite force on the man.
तो ये आदमी कहाँ आना चाहिए, पीछे आना चाहिए। अगर ये आदमी जो है एक फोर्स F1 जो है इसके ऊपर में अप्लाई कर रहा है, तो ये फोर्स F2 जो है वो वॉल के द्वारा इस आदमी पे लगाया जा रहा है। इक्वल एंड अपोजिट कंडीशन है न्यूटन के लॉ के थ्रू अगर देखें तो। लेकिन ये हम समझ नहीं पाएंगे इसको। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दें, ये वॉल है, यहाँ पे ये आदमी है, और ये जो है इसके ऊपर में कुछ फोर्सेस जो है वो अप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस आदमी को स्केट शूज पहना दिए, ये पहिए वाले जो जूते होते हैं वो हमने इसको पहना दिया। अब जब ये आदमी इसके ऊपर में फोर्स लगाएगा और ये वॉल इसके ऊपर में अपोजिट और इक्वल फोर्सेस अप्लाई करेगी जब वॉल, तो इसका क्या होगा, ये जो पैर है ये पीछे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये सरकने लगेगा पीछे की तरफ। देन वी हैव कम टू नो कि यहाँ पे जितना फोर्स हम वॉल पे लगा रहे थे, वॉल भी उतना ही फोर्स हमारे ऊपर में भी अप्लाई कर रहा था। इसको समझने का एक और भी तरीका है। हम यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास वॉल है और इस वॉल के ऊपर में एक हुक लगा दिया हमने, ये हुक लगा दिया और इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया इस हुक के साथ में। ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसके ऊपर में मेजरमेंट्स बने हुए हैं कितना ये भार जो है खींचेगा, और उसके बाद इस स्प्रिंग बैलेंस के स्प्रिंग को हम अपनी तरफ खींचते हैं। जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर में, उतना इसके ऊपर में मेजरमेंट्स जो है वो शो होने शुरू हो जाएंगे जितना आप अप्लाई करोगे। वो क्यों हुआ, क्योंकि आप तो कुछ फोर्स इसके ऊपर में अप्लाई कर रहे हो और उतना ही फोर्स से ये वॉल जो है इस स्प्रिंग बैलेंस को अपनी तरफ खींच रहा है। तो आप इसे अपनी तरफ खींच रहे हो और वॉल जो है इसे अपनी तरफ खींच रहा है, एंड इन दिस रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिक्सड अप हो गया। F1 F2 एक दूसरे के अपोजिट है और इसके ऊपर में ये हमें कुछ रिएक्शंस देखने को मिले और इसके ऊपर में दिखा रहा है कि कितना भार है। या इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई एक स्प्रिंग बैलेंस लीजिए और उससे कोई सामान तौलने की कोशिश करिए। तो आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ऊपर की तरफ लगा रहे हो, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ की तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, अर्थ के सरफेस की तरफ लगता है। जैसे ही हम किसी चीज को पुल अप करते हैं, उसके ऊपर में मॉनिटर्स जो बने होते हैं जिसके ऊपर में रीडिंग स्केल है, उसके ऊपर में हम देखते हैं कुछ मेजरमेंट दिखा रहे हैं। मान लीजिए 5 किलो आलू ही हमने स्प्रिंग बैलेंस से उठाया तो 5 किलो उसके ऊपर में दिखाएगा। तो ये 5 किलो क्या हुआ भाई, हमने एक कोई एक्शन किया और उसका रिएक्शन कहाँ हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। हम भार को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं और अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसीलिए हमें कितना भार महसूस हो रहा है, 5 किलो का भार जो है महसूस हो रहा है। तो दिस इज द लॉ ऑफ द न्यूटन। उन्होंने बताया कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इस न्यूटन के नियम के ऊपर में बड़े सारे उनके एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस के ऊपर में बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर इसमें अभी भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो उस डाउट को मेरे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए न्यूटन के थर्ड लॉ के कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर में बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ किस तरीके से अप्लाइड होता है। जैसे पहला ही एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब होता है बंदूक का झटका लगना। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई भी अगर बंदूक से शूट कर रहा है तो उसकी बंदूक जो है पीछे की तरफ बैकवर्डली जर्क होती है। अब यहाँ पे दो बातें समझने वाली है कि बंदूक के अंदर में जो गोली है उस गोली का मास बहुत ही कम होता है, लेकिन जब वो बंदूक से निकलती है तो उसकी वेलोसिटी काफ़ी तेज होती है और वो जा करके अपने टारगेट को हिट करती है। तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर में जब बात करेंगे तो मास और वेलोसिटी की बात करेंगे, यानी जो वो मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। अभी आगे आने वाले पोर्शन में लीनियर मोमेंटम के ऊपर में भी जानने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे ये लीनियर मोमेंटम जो है अपना रोल प्ले करता है। अब ये लीनियर मोमेंटम की यहाँ पे बात होगी तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जैसे बंदूक से गोली निकलेगी तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन मासेस कम होंगे। दूसरी तरफ अब गोली तो बड़ी तेजी से आगे निकल गई, लेकिन दूसरी तरफ बंदूक के ऊपर में उसका क्या असर पड़ा। अब बंदूक का जो मास है एज कंपेयर टू द बुलेट वो बहुत ही ज्यादा है, बंदूक भारी है, तो जो वेलोसिटी उस गोली के अंदर में आई उतनी वेलोसिटी तो बंदूक के अंदर में आएगी नहीं, क्योंकि मास इसका ज्यादा है। तो मास ज्यादा है तो ये हल्का सा पीछे की तरफ मूव करेगा, और वो मूवमेंट क्यों हो रहा है, ताकि वो मास और वेलोसिटी जो कि
गोली ने जनरेट किया है, जो मोमेंटम जनरेट किया है, उस मोमेंटम को इक्वलाइज किया जा सके। तो इक्वलाइज करने के लिए बंदूक जो है वो पीछे की तरफ जर्क करती है। दिस कंडीशन इज नोन एज द रिकॉइलिंग ऑफ गन। वी कैन नो मोर अबाउट रिकॉइलिंग ऑफ गन इन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। ए स्विमर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन वाटर। जब हम लोग स्विमिंग करते हैं, जब आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग करते समय आप क्या करते हो, आप पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हो, और इस कंडीशन में क्या होता है, आप आगे की तरफ बढ़ते हो। तो जब आप पीछे की तरफ पानी को ढकेल रहे हो, यानी यू अप्लाई सम फोर्सेज ऑन द वाटर एंड इन सेम टाइम द वाटर अप्लाई द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन यू, दैट्स व्हाई यू मूव फॉरवर्ड इन द वाटर बॉडी। जब आप पानी में होते हो, पीछे की तरफ पानी को ढकेलते हो, और उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो वाटर जो है आपके बॉडी के ऊपर में लगाता है, जिससे आप पानी में आगे की तरफ बढ़ते हो। ऐसा ही नाव के साथ भी हो सकता है। नाव में जब आप पतवार लेकर के और पानी को निकालते हो, पीछे की तरफ ढकेलते हो, तो उस कंडीशन में आपकी नाव आगे की तरफ बढ़ती है। तो पानी जितना ज़्यादा आप पीछे की तरफ ढकेलेंगे, उतना तेजी से नाव जो है आपकी आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी वाटर जो है उसके ऊपर में उतना फोर्स अप्लाई करेगा। तीसरी कंडीशन है वाइल रनिंग और वॉकिंग। जब हम चलते हैं तो किस तरीके से चलते हैं भाई? चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जमीन को पुश करते हैं, ग्राउंड को पुश करते हैं। तो वी अप्लाई सम फोर्स ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर में फोर्स लगाते हैं, और हमारे फोर्स के बराबर ग्राउंड भी उतना ही रिएक्शन फोर्स जो है हमारे फीट के ऊपर में लगाता है, जिससे हम लगातार आगे चलते रहते हैं। बाई चांस कभी हमारे पैर के नीचे केले का छिलका आ गया, तो हमने तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, लेकिन उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो ग्राउंड हमारे पैरों के ऊपर में नहीं लगा पाया। तो उससे क्या होता है, हमारे पैर जो होते हैं स्लिप कर जाते हैं, और स्लिप करते हैं हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। कहीं स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर में, कहीं कीचड़ वाली जमीन के ऊपर में जब हम चलते हैं तो अपने पैरों को बड़ा दबा दबा के चलते हैं। दबा दबा के चलने से क्या हो रहा है, हम उतना तेजी से नहीं चल पा रहे हैं, उतना मोमेंटम जनरेट नहीं करना चाहते हैं अपनी बॉडी में, जिससे कि हम स्लिप कर सकें। तो हम बड़ा बचा बचा के चलते हैं कि कहीं हमारे पैर स्लिप ना कर जाएं, क्योंकि जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका रिएक्शन फोर्स जो है उतना ज्यादा नहीं होता है। सो व्हाई वी आर नॉट कंफर्टेबली मूव ऑन टू द स्लिपरी प्लेसेस। जो स्लिपरी ग्राउंड होते हैं वहां पे हम बहुत आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं। तो यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। फायरमैन होल्ड द होज पाइप टाइटली। कभी फायरमैन या आग बुझाने वालों को देखा है, उनका जो पाइप होता है उसका मुंह बड़ा छोटा होता है। तो मुंह छोटा होता है तो प्रेशर के साथ उसमें से पानी निकलता है, और जब पानी प्रेशर के साथ बाहर की तरफ निकलेगा तो उसका एक बैकवर्ड फोर्स जो है वो जो उसको होल्ड किया रहेगा उसके ऊपर में आएगा। तो आप देखते हो कि जब बहुत तेजी से पानी निकलता है, 2-3 फायरमैन जो है उस होज पाइप को पकड़ के रखते हैं। अदरवाइज अगर वो छोड़ देंगे तो वो होज पाइप जो है ऐसे 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 हवा में घूमने लगेगा, ड्यू टू द फोर्स ऑफ द वाटर एराइजिंग फ्रॉम दैट। वहां से निकलने वाले पानी की वजह से वो क्या होगा, होज पाइप जो है बड़े प्रेशर की वजह से इधर उधर घूमने लगेगा, किसी को चोट भी लग सकती है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उसको टाइटली होल्ड करके रखना जरूरी होता है कि वो एक जगह पर रहे, और बहुत सारे लोग इसी के लिए उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। When jump from the boat moves backward। अभी बात कर रहे हैं, अगर आप पानी में हैं, नाव पे बैठे हुए हैं, और नाव पर से आप किनारे पे जंप करना चाहते हैं, तो जैसे आप किनारे की तरफ जंप करेंगे, आप तो आगे की तरफ कूद गए, लेकिन नाव कहां चली गई, पीछे चली गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप जब जंप कर रहे थे तो आपने नाव के ऊपर में कुछ फोर्स अप्लाई किया, एंड द बोट सेम टाइम प्रोड्यूस some reaction on you and you will jump over the boat। आप जंप कर गए बोट के ऊपर से, लेकिन आपके एक्शन की वजह से बोट के ऊपर में जो फोर्स लगा उसकी वजह से नाव कहां चली गई, पीछे की तरफ चली गई। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। एग्जॉस्ट ऑफ रॉकेट पुश इट अप। आप लोगों ने रॉकेट देखा है, रॉकेट देखा हुआ है, घरों में जलाने वाला रॉकेट नहीं, असली का जो रॉकेट होता है। हाँ, तो ये रॉकेट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप देख रहे हो कि इसका जो एग्जॉस्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसके जो नोजल्स होते हैं वो काफी छोटे छोटे नोजल्स होते हैं, जिसके साथ में जो एग्जॉस्ट है, जो धुआं है इनका, काफी तेजी से नीचे की तरफ, बाहर की तरफ निकलता है। अब उस एग्जॉस्ट के नीचे की तरफ निकलने की वजह से ये रॉकेट क्या होता है, ऊपर की तरफ उतनी ही तेजी से रिपल्स कर जाता है। तो रॉकेट का जो रिपल्सन है
ऊपर की तरफ, वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द पुशिंग ऑफ द एग्जॉस्ट थ्रू द नैरो नोजल्स, जो एकदम बड़े संकरे से नोजल्स होते हैं, उनकी वजह से ही ये रॉकेट जो है ऊपर की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। आप अपने घरों में भी देख सकते हैं, गुब्बारा फुलाइए और उसको ऐसे होल्ड किए रहिए, छोड़िए, देखिए गुब्बारा अभी ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां से हवा भरने वाली जगह है वहां से सारा का सारा हवा बड़ी तेजी से बाहर आएगा और उसकी वजह से गुब्बारा जो है ऊपर उड़ जाएगा। तो ये सब कुछ न्यूटन के थर्ड लॉ थे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे दैनिक जीवन में कि कहाँ पे इसका यूज होता है और हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ है कि नहीं है, उसको हमने देखने की कोशिश की। अगला एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर में बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। टिल देन आप ये वीडियो देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। टिल देन गुड बाय।